हम एजेंटिक एआई सीख रहे हैं। हमारा मेजर गोल है कि हम एजेंटिक एआई के डेवलपर बने। उसको बनने के लिए जो कोर चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमें एजेंटिक एआई आनी चाहिए। यानी एजेंटिक एआई में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एजेंट बनाना है। यानी आपको अगर एजेंट बनाना आता है तो आप एजेंटिक एआई के डेवलपर हो, यानी आप एजेंट्स बना सकते हो। एजेंट्स बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने टूल कॉलिंग को डिस्कस किया, हमने एलएलएम को डिस्कस किया। आज हम मेमोरी पे बात करेंगे और फिर उसके आगे नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक एजेंट को एजेंट बनाती हैं। ठीक है, यानी एक एजेंट क्या होता है उस पर हमने डिस्कशन की थी कि वो चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, वो इंसानों की तरह काम कर सकता है। अगर इंसान फाइल फोल्डर बनाता है तो वो फाइल फोल्डर बना सकता है। इंसान शॉपिंग करता है ई कॉमर्स पे, एक एजेंट शॉपिंग कर सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ एजेंट को कि मुझे स्वेट शर्ट चाहिए, तो वो जाए दुनिया में जितनी वेबसाइट हैं वो ढूंढे, वो पता करे कि मैं कहाँ रहता हूँ, उसके रिलेटेड जितनी शॉप्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स की उनको ढूंढे, उनमें से जो सबसे अच्छी ऑप्शन है। इवन उसको पता होना चाहिए कि मेरा किस तरह के मुझे मेरी फजीक है, किस तरह की मुझे चीज़ें पसंद आती हैं और किस तरह की मुझे किस साइज़ की शर्ट उसको लेनी है। वो सारी चीज़ें करने के बाद एक फ़ाइनल 1 2 3 ऑप्शन मुझे दिखाए और मैं बोलूँ कि फ़र्स्ट ऑप्शन इज़ गुड, आप इसको परचेज़ कर लो, तो वो मेरे बिहाव पे वो ऑर्डर भी करके परचेज़ कर दे और मुझे शर्ट घर पे आ जाए। दिस इज़ द न्यू वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एजेंटिक एआई। लाइक इंसान जो जो कर सकता है वो सब एजेंट करेंगे, ये है। इसी वजह से हम एजेंटिक एआई पढ़ रहे हैं। अब इंसान जो करता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो उसकी मेमोरी है। देखो, अगर मुझे पता है कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ ख़रीदनी है, ये मेरी मेमोरी पे बेस करती है ना बात, कि मुझे ब्रांड की अवेयरनेस है कि किस ब्रांड में क्या चीज़ होती है, कहाँ से क्या मिलता है, किस जगह से मिलता है, किससे नहीं मिलता, मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मैं कितनी प्राइस में लेता हूँ। ये सब सारी चीज़ें इंसान की मेमोरी पे डिपेंड करती हैं, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है रन टाइम पे। ठीक है, एजेंट के अंदर चूंकि वो इंसानों की तरह काम करेगा, उसके पास ब्रेन यानी एलएलएम तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास मेमोरी भी होनी चाहिए। जिस तरह इंसानों के अंदर कहते हैं ना, इसकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, इसकी मेमोरी थोड़ी वीक है, ये नाम भूल जाता है, ये नाम याद आता है। मैं इंसानों में अक्सर हम मेमोरी की बातें करते रहते हैं। इसी तरह एजेंट के अंदर भी मेमोरी होती है कि एक एजेंट कितनी उसके पास जो है वो यानी एक एजेंट हमारे बारे में कितना जानता है, ये उसकी एक मेमोरी है। ठीक है, वो मेमोरी कैसे बनती है? जब हम एजेंट को अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, उसको पता लगती है। यानी जब हम एजेंट से बातें करते हैं तो एजेंट उस बातों से सीख जाता है, तो उसको पता लग जाता है। लाइक अगर मैंने बातों बातों में अपना नाम बता दिया तो एजेंट को मेरा नाम पता लग गया। मैंने बातों बातों में बता दिया कि मैं इस सिटी में रहता हूँ तो उसको सिटी मेरा पता लग गया। मैंने बातों बातों में अपनी ईमेल बता दी तो उसको ईमेल पता लग गई। मैंने बातों बातों में उसको बताया कि मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो उसको वो चीज़ें पता लग गई। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हम एजेंट को खुद से बताते हैं उस पर्टिकुलर यूज़र के बारे में जो एजेंट यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसको दूसरे लफ्ज़ों में पर्सनलाइज एजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए, अगर उसके पास मेमोरी होगी तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पर्सनलाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये मेमोरी कैसे वर्क करती है, यानी एजेंट, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये जो एजेंट है ये खुद, ये तो नॉन इंटेलिजेंट है, यानी ये खुद इंटेलिजेंट है नहीं है, यानी इसके पास तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है, यानी ये खुद, इसके पास कोई एआई नहीं है। इसके पास एलएलएम है जो इसका ब्रेन है, जिसके पास इंटेलिजेंस है टेक्निकली। लेकिन एलएलएम का मसला ये है कि एलएलएम के पास मेमोरी नहीं है। एलएलएम के पास क्या है, मेमोरी नहीं है। एजेंट क्या कहता है, वो कहता है कि
मैं कुछ चीज़ें स्टोर कर लूँगा, जैसे मैं स्टोर कर लूँगा एआई ने क्या रिस्पॉन्स दी है, मैं रिस्पॉन्स कर लूँ स्टोर कर लूँगा यूज़र ने क्या क्यूरी की थी, ठीक है। और मैं ये स्टोर कर लूँगा सिस्टम में अगर कोई सिस्टम रिस्पॉन्स है वो मैं कर लूँगा। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं एआई प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट। यानी एआई क्या बातें कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करना, यानी एआई की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिकॉर्ड करना, और यूजर ने जो बात पूछी है उसको रिकॉर्ड करना, और सिस्टम यानी जिसने वो एजेंट बनाया है उसने अगर कोई रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन किया है उसको भी मेंटेन करना। इस सब को हम मेमोरी बोलते हैं। यानी जब हम एक चैट जीपीटी का नया थ्रेड ओपन करते हैं, मैं इसको बोलता हूँ हेलो, अब मैंने ये यूज़र ने क्यूरी की है, ठीक है, उधर से हाय का आंसर आया है, ये एआई का क्या है रिस्पॉन्स है, तो ये एआई मैसेज हो गया। यानी ये जो है मेरे पास एआई मैसेज हो गया, जो एआई ने मैसेज दिया है, और जो यूज़र ने क्यूरी किया है वो यूज़र मैसेज हो गया, और सिस्टम जो मैसेज किया है वो सिस्टम है। यानी एआई का मैसेज क्या है, ये एआई का मैसेज है, और ये क्या है यूज़र का मैसेज है। तो हमारे पास मेमोरी के अंदर यूज़र का मैसेज, एआई का मैसेज और सिस्टम का मैसेज। सिस्टम मतलब जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है उनका भी तो कोई मैसेज हो सकता है ना। ये तीनों मैसेज मेमोरी में सेव हो जाते हैं। ये तीनों मैसेज क्या हो सकते हैं, सिस्टम का मैसेज क्या हो सकता है, जैसे सिस्टम का मैसेज ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यूज़र ने कितने बजे ये क्वेश्चन पूछा है, देखो ना मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, और यूज़र ने ये क्वेश्चन किस कन्वर्सेशन में पूछा है, फिर ये यूज़र के बारे में कोई इंफॉर्मेशन वो बता सकता है। यानी सिस्टम जिन्होंने इसको बिल्ड किया है चैट जीपीटी को, उनके मैसेजेस, जो यूज़र बातें कर रहा है एजेंट से और जो एजेंट रिप्लाई कर रहा है, ये सब कुछ स्टोर हो जाता है कहाँ पे, मेमोरी में। अब मेमोरी की हैं दो टाइप्स, मेमोरी की क्या हैं दो टाइप्स, कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी हम टूल की बात नहीं कर रहे, अभी हम टाइप्स ऑफ मेमोरी बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जो एजेंट शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रखता है, बाद में उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। मतलब हमने हेलो पूछा और मैंने इसको बताया माय नेम इज नवीद, ठीक है, अब इसने अपनी मेमोरी में क्या स्टोर कर लिया कि मेरा नाम क्या है, तो मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, इसको पता होना चाहिए या नहीं, समझ आई बात। अब ये उसको कैसे पता है, हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब मैंने पहला मैसेज भेजा, यूजर मैसेज दैट इज कॉल्ड हेलो, वो भी उसने सेव कर लिया, और एआई ने मैसेज भेजा हाय, वो भी सेव हो गया। अब मैंने दूसरा भेजा माय नेम इज नवीद, उसने वो भी सेव कर लिया। अब जब मैंने और उसने जो रिप्लाई किया वो भी उसने सेव कर लिया। अब मैंने पूछा व्हाट इज माय नेम, तो अब होगा क्या, जब मैं व्हाट इज माय नेम बोलूँगा, होगा ये कि ये सारी मेमोरी, यानी जब हमारी नई न्यू क्यूरी आएगी, वो न्यू क्यूरी एजेंट के पास जाती है ना, एजेंट के पास जाती है, यूजर जो पूछता है वो एजेंट के पास जाती है। एजेंट उस क्यूरी को किधर भेजेगा, एलएलएम के पास।
लेकिन उस यूजर की क्यूरी के अंदर मर्ज कर देगा क्या चीज, यूजर की क्यूरी मर्ज मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 यानी यूजर का पहला क्वेश्चन और एआई का रिस्पॉन्स फर्स्ट, और बाकी चीजें सारी मिक्स करके ये भेज देगा। अब ये सारी चीजें किधर जाएंगी, एलएलएम के पास। अब एलएलएम के पास जब वो सारा डाटा आएगा कि यूजर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, पहले हिस्ट्री ये है, तो एलएलएम उस सारी कन्वर्सेशन की बेस पे नया आंसर जनरेटर कर देगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब अगर ये मेमोरी सिर्फ एक थ्रेड में रहती है, यानी जो थ्रेड इसका चल रहा है इसी के अंदर रहती है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी कहने का मकसद क्या है, मैंने इसको बताया ना, यहाँ पे मेरा नाम क्या है, नवीद। अब हम न्यू चैट खोल लेते हैं, मैं इसको व्हाट इज माय नेम, क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इसको क्या बताया, मेरा नाम ये है, लेकिन वो उसको पता नहीं है। लेकिन अगर मैं पुराने थ्रेड में जाता हूं, क्या जाता हूं, मैं पुराने थ्रेड में जाता हूं और मैं उसको कहता हूं व्हाट इज माय नेम अगेन, तो बोलेगा यू सेड योर नेम इज नवीद। इधर उसको पता है लेकिन दूसरे थ्रेड में उसको नहीं पता। अगर एक एप्लीकेशन के एक थ्रेड में सिर्फ बात का कॉन्टेक्स्ट हो, डेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर उसको एक थ्रेड में हम कोई बात बताएं और वो हर थ्रेड में याद रखे तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमने क्या सीखा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और साथ में लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस उसके अंदर स्टोर करते हैं, यानी हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं, जेट को लॉन्ग टर्म करते हैं या शॉर्ट टर्म। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेमोरी स्टोर कैसे होगी ना, मैंने बताया अभी कि ये सारी चीज़ें स्टोर होगी, एक दफ़ा कन्वर्सेशन होगी, एआई मैसेज, यूज़र मैसेज, सिस्टम मैसेज, ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, फिर अगली कन्वर्सेशन ऐसे चलता रहेगा। अब एक प्रॉब्लम आएगी इस सारे सिनेरियो के अंदर, वो क्या होगी, वो ये होगी कि अगर हर न्यू क्यूरी में जो एजेंट के पास आई है पिछली सारी मेमोरी हम मर्ज करेंगे और फिर एलएलएम को भेजेंगे और फिर एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा, फिर मेमोरी अपडेट होगी, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा मेमोरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी अभी इसमें कितने मैसेज हैं, 2-3 मैसेज हैं, अगर इसमें 1 लाख मैसेज हो जाए फिर मेमोरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी वक्त के साथ साथ मेमोरी का साइज बढ़ रहा है। क्यों मेमोरी का साइज बढ़ रहा है, जितने यूजर क्वेश्चन करेगा उतने एआई रिप्लाई करेगा, जो भी करेगा वो मेमोरी में सेव हो रहा है, फिर क्वेश्चन किया फिर मेमोरी में सेव, फिर क्वेश्चन किया फिर मेमोरी में सेव। अब इस तरह होता जाएगा तो उससे क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगी। इसीलिए चैट जीपीटी लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज नहीं करता। क्यों, अगर वो सारे थ्रेड को एक ही मेमोरी में सेव करेगा ताकि कॉन्टेक्स्ट सब जिसमें भी पूछूं मैं अपना नाम को बताए, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी का साइज अभी मेमोरी वो मैनेज कर रहा है लेकिन हर थ्रेड की अपनी अपनी सेपरेट। अब एक थ्रेड है उसकी मेमोरी, अब एक थ्रेड में हम 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं उसकी मेमोरी, फिर अगला थ्रेड अब उसमें 5-6, फिर अगला थ्रेड उसमें। लेकिन अगर हम एक ही थ्रेड में 1000 क्वेश्चन पूछें फिर तो मेमोरी का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मुझे कोई बताए कि अगर मेमोरी का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या इशू है, टोकनाइजेशन में इशू आएगा। क्यों, हमने पढ़ा था कि हर एक एलएलएम की इनपुट टोकन की लिमिट है। मतलब अगर हम चैट जीपीटी से पूछें
मैंने उसको पूछा शेयर टेबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टोकन लिमिट ऑफ LLM। अच्छा, GPT की लिमिट जो है टोटल आउटपुट टोकन लिमिट वो इतनी है, इस मॉडल की इतनी है, इस मॉडल की 33,000 है, और GPT 4.1 की तकरीबन 1,47,000 है, और आउटपुट टोकन की तादाद 32,000 है, और ग्रोक की 1,31,000 है, और ग्रोक 4 की 2,56,000। यानी जितनी भी टोकन है नए मॉडल्स की, जो नए नए मॉडल आ रहे हैं उनमें टोकन साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जेमिनी अब जैसे जैसे यानी नए मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर उन टोकन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओपन एआई के, गूगल के, क्लाउड के, उनकी टोकन की क्या है, लिमिट्स हैं। यानी हम, इसका मतलब क्या है, जब यूज़र एक नया मैसेज भेजेगा उस मैसेज के LLM को जाएगा, उसकी लिमिट है कि आप मतलब कितना बड़ा मैसेज भेज सकते हो। समटाइम चैट GPT को आप बहुत बड़ा टेक्स्ट कॉपी करके थ्रेड में भेजने की कोशिश करते हो तो वो नहीं लेता, वो क्या कहता है, टू मैनी लॉन्ग टेक्स्ट, लाइक ये बहुत बड़ा लंबा मैसेज है, मैं इसको इनपुट में नहीं लूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि वो उसके इनपुट टोकन लिमिट से क्या कर जाता है, एक्सीड हो जाता है। इस वजह से चैट GPT ने एक हल तो इन्होंने ये निकाला है, वो क्या है कि हर थ्रेड की लहदा मेमोरी मैनेज करना है। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्होंने लगाई है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं लगाई। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला है, मसला क्या है कि एक अगला थ्रेड में वो मेरी पिछली सारी बातें भूल रहे हैं। हाँ, अगर मैं ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, यानी मैंने बच्चों के लिए, किड्स के लिए एप्लीकेशन बनानी है, और किड के लिए मैंने पर्सनलाइज एजेंट बनाना है जो उनको मोटिवेट करे, फन करे, उनको नोट करे, उनसे बातें करें एंड सो ऑन। अब अगर वो किड को याद नहीं रखेगा कि ये किड जो मेरे से बातें कर रहा है उसके बारे में क्या डाटा है, तो वो तो अच्छा पर्सनलाइज एजेंट नहीं बन सकता ना कभी भी। तो सम टाइम कुछ ऐप्स के अंदर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी लगाना चाहते हैं कि जो आज तक बात हुई है वो AI को पता होनी चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। लेकिन चैट GPT नहीं कर रहा। क्यों? मैंने अभी बताया क्यों नहीं कर रहा कि इनपुट टोकन की लिमिट क्या हो जाती है, एक्सीड हो जाती है। इनपुट टोकन लिमिट क्या हो जाती है, एक्सीड हो जाती है। अब एक तरफ हम कह रहे हैं मेमोरी की ज़रूरत भी है और एक तरफ हम कह रहे हैं मेमोरी की इश्यूज हैं। एक सबसे बड़ा इशू क्या है, जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी तो क्या होगा, मेमोरी बढ़ेगी, और मेमोरी जब बढ़ रही है तो मसला क्या हो रहा है, टोकन बढ़ रहे हैं। टोकन बढ़ने से दो तीन मसले हैं। कौन कौन से? एक्सपेंस ज़्यादा होगा। क्यों? कॉस्ट पर टोकन थी ना, तो एक ही यूज़र हेलो भेजेगा, अगर पीछे 1 लाख मैसेज हुआ है, यूज़र हेलो भेजेगा तो हमें 1 मिलियन टोकन की कॉस्ट आ जाएगी। कि क्यों? उसने हालांकि हेलो ही भेजा है, तो हमें कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। एक तो कॉस्ट फैक्टर है और स्लो हो जाता है। क्यों? उसको एक छोटे से हेलो का जवाब देने के लिए भी 1 मिलियन टोकन को प्रोसेस करना पड़ रहा है। उससे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसके अलावा तीसरा कि एक पर्टिकुलर टोकन, मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी अगर ज़्यादा देंगे तो उसके इश्यूज हमें देखे, कास्ट बढ़ती है, फिर रिस्पॉन्स स्लो होता है। जैसे जैसे बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स क्या होता जाएगा। हम ये चैट GPT में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बड़ा थ्रेड कर लेना, वो स्लो होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तीसरा है हेलुसिनेशन। तीसरा क्या है? हेलुसिनेशन। कि जब
उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बढ़ जाती है ना, यानी जब उसकी टोकन की लिमिट फुल होती है, टॉप पे होती है, तो हो सकता है कि एंड पे बात यूजर किसी और इंटेंट की कर रहा हो, वो किसी और इंटेंट में उसको समझ सकता है। क्यों? क्योंकि पिछली भी सारी कन्वर्सेशन उसको जा रही है, गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं एलएलएम के लिए। देखो ना, एलएलएम के पास एक गोल है, बहुत क्लियर है, तो वो सही जवाब देगा। अगर उसके पास 100 बातें चल रही हैं तो किसी बात का, यानी कि हो सकता है पहले यूजर ने बात सख्ती से की हो, बाद में उसकी नॉर्मल टोन हो गई है, लेकिन वो उसको सख्ती ही समझे, क्योंकि एक तरफ उसके पास नॉर्मल टोन है, एक तरफ उसके पास सख्त टोन है, उसको कंपैरिजन करना, यानी कुछ भी मिस्टेक कर सकता है वो। अगर एआई किसी रोंग बात के ऊपर, यानी जो बात ठीक नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है, उसको ट्रुथ समझ के कोई नया मैसेज जनरेट कर दे, इसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन होने का खतरा बढ़ जाता है अगर मेमोरी की विंडो बड़ी हो। अब आप बोलेंगे सर कि मेमोरी अच्छी भी है और मेमोरी अच्छी नहीं भी है। यहाँ पे काम आता है एजेंटिक एआई डेवलपर की इंटेलिजेंस, कि उस यही सारा मेन जॉब है हमारी। हमारा काम क्या है? हमने रन टाइम में एजेंट को इतना स्मार्ट बनाना है कि वो यूज़र भी उसमें पर्सनलाइज रहे, गोल भी अचीव हो, टोकन लिमिट भी एक्सीड ना हो, और हेलुसिनेशन भी ना हो, और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे, और मेमोरी भी चलाएं। अब आप बोलेंगे सर कि ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं मेमोरी सेव करेंगे, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसके मसले बहुत हैं, दूसरी तरफ जी अब एजेंटिक एआई का डेवलपर इसको बेहतर बनाएगा। ये कैसे बना सकता है? उसको बोलते हैं मेमोरी टेक्निक्स। क्या बोलते हैं? मेमोरी टेक्निक्स। एक मेमोरी की टेक्निक है, वो ये है, एक मेमोरी की टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं समरी। क्या? कि रेदर देन कि हम टोटल होल कन्वर्सेशन सेव करें, हम क्या सेव करें? समरी ऑफ द कन्वर्सेशन। यानी जब भी कोई नया मैसेज एआई और यूजर भेजे, हम उसको कहाँ भेज दें? एलएलएम को, और उसको कहें कि जो यूजर की पुरानी समरी है प्लस जो नया मैसेज है, इन दोनों को यूज करके एक नई समरी बना के दो मुझे। अब जब वो समरी में तो सारी बात समराइज हो रही है कि यूजर क्या बातें कर रहा है, अब इससे क्या हो रहा है? विंडो साइज भी, कॉन्टेक्स्ट टोकन भी कम यूज होंगे, और एलएलएम को आपके बारे में पता भी होगा। अब इसमें इश्यूज हैं, क्या हो सकते हैं? वो तो ठीक है, हो रहे हैं, वन टाइम यूज हो रहे हैं, लेकिन मेजर इशू ये है कि समरी में सारी बातें तो नहीं है ना, कोई बात समरी की वजह से मिस हो सकती है। समरी कर रहे हैं ना जनरेट, समरी में तो सम टाइम एआई ऐसी समरी बना देता है जिसमें से एक पूरी बात ही मिस हो गई है या गायब हो गई, उसका क्या हाल है? अब लोग यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक लेके आते हैं। एक टेक्निक है स्लाइडिंग विंडो। क्या है? वो कहते हैं यार कि आप मेमोरी को, जैसे ये मेमोरी है ना, इसकी विंडो को स्लाइड करो। क्या करो? यानी ये मेमोरी चल रही है, इसको स्लाइड करते रहो। स्लाइड क्या होता है? यानी ये हमारी टोटल कन्वर्सेशन है और ये मेमोरी है जो हम एजेंट को देते हैं। तो कुछ मैसेजेस को ही सिर्फ एलएलएम को भेजो, यानी लास्ट 10 मैसेज, एक और आएगा तो वो लास्ट हो जाएंगे, पिछला एक निकल जाएगा, एक और मैसेज आएगा तो एक और लास्ट हो जाएगा, हैं? वर्टिकल, हाँ, सेम उसी कॉन्टेक्स्ट की तरह। मतलब क्या है कि अगर 1,00,000 मैसेजेस हैं या 1,000 मैसेजेस हैं, तो हमने सिर्फ 10 भेजने हैं, तो हमने लेटेस्ट 10 भेजने हैं, बाकी सारे खत्म, हम वो नहीं भेज रहे मैसेज। उससे क्या फायदा हो रहा है? टोकन कम यूज हो रहे हैं, और जो लेटेस्ट बात है बस यूज एलएलएम को उसके बारे में पता है, और हेलुसिनेशन भी कम हो रही है। ये भी एक टेक्निक है, मेमोरी की टेक्निक है, जिसकी वजह से आप इसको मैनेजर। अब इसमें इशू क्या हो सकता है? ओल्ड जो कन्वर्सेशन है वो उसको पता नहीं होगी,
अब यहां से एक और टेक्निक आती है, इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, पुरानी सारी हिस्ट्री की समरी लेटेस्ट 10 मैसेज मर्ज करके दे दे, हैं कुछ बेहतर होगा, हो जाएगा ना। चलो पुरानी बातों की एक जनरल समरी है एआई के पास, और नई बातों थोड़ी सी सीरीज आ रही है, दोनों मिक्स करके भेज दी, वो भी एक टेक्निक हो सकती है। यानी अब ये है रन टाइम पे इंटेलिजेंस, जो हम एज एन जेनेटिक एआई के डेवलपर डिसाइड करते हैं कि जो मैं एप्लीकेशन या जो मैं एजेंट बना रहा हूँ उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसमें किस स्ट्रेटजी को मेमोरी की मैं इस्तेमाल करूँ। ठीक है, तो इसमें अब वो सारी मेमोरी की टेक्निक्स जो हैं वो एक दफ़ा हम इधर से भी देख लेते हैं, हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, जो हमने लॉन्ग टर्म नॉलेज स्टोरेज हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, उसके बाद वो प्रोसीजरल, उसका भी सेम वो चीज़ है, तो हम टास्क स्टेट मेमोरी, सोशल मेमोरी, इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न। अच्छा, समरी मेमोरी हमने डिस्कस की है, स्लाइडिंग विंडो मेमोरी डिस्कस की है कि वो क्या है, और उतने ही बेर हो गया जो मैंने बताया था। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि स्लाइडिंग विंडो यानी लास्ट एंड टोकन पर मैसेज समरी, जो समरी बना देते हैं। हायरार्किकल समरीज, मल्टीपल लेयर ऑफ समरीज, लाइक एक से ज़्यादा समरीज बना लो, ना कि एक ही सिर्फ समरी। यानी ये भी अच्छी है कि आप पहले 10 मैसेज की समरी बना लो, फिर अगले 50 की बना लो, फिर एंड वाली वैसे दे दो। यानी ये टेक्निक्स हैं जो हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। रेलेवेंस फिल्टरिंग, कि आप रेदर देन के सारी एक नया मैसेज आया है उससे रिलेटेड ही सिर्फ मैसेजेस उठाओ, ना कि सारे मैसेजेस उठा लो, ये भी एक टेक्निक हो सकती है। और प्रॉम्प्ट कंप्रेशन, यानी लॉन्ग प्रॉम्प्ट को आप मतलब उससे एक नया प्रॉम्प्ट ढूंढो, जो पुरानी कन्वर्जेशन है उसमें से सिर्फ जो रेलेवेंस इंफॉर्मेशन है वो निकाल के। अब एक और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, वो क्या है, रिट्रीवल बेस्ड मेमोरी, रैग, रिट्रीवल बेस्ड मेमोरी। अच्छा, इसके ऊपर जितनी दुनिया में आज तक एडवांसमेंट हुई थी ना, वो सारी रिट्रीवल बेस्ड इंटेलिजेंस थी। ये बहुत ओल्ड तरीकाकार है। जैसे एआई, जैसे गूगल की जो सर्चेज है ना, इसके सारे एल्गोरिदम रिट्रीवल बेस्ड हैं। यानी दुनिया में पहले जितनी इंटेलिजेंस थी ना जनरेटिव एआई से पहले, जो प्रेडिक्टिव एआई थी, वो प्रेडिक्टिव एआई क्या करती है, एक्चुअली वो रिट्रीवल एआई है। वो क्या करती है, बड़ी पिछले डाटा में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके लेके आती है। या अगर हम डाटा बेसिस में से देखें, कब कुछ सर्च करते हैं तो रिट्रीवल करते हैं, हम कोई गूगल पे सर्च करते हैं तो हम रिट्रीवल करते हैं। तो ये उस वाली टेक्निक की मदद से हम मैसेजेस को करते हैं। वो क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिससे हम सिमेंटिक सर्च करते हैं। क्या करते हैं, सिमेंटिक सर्च क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक बड़ी सारी, ये मेरे पास अब जो मेमोरी है, इसमें से मैं एक स्लाइड करूंगा विंडो, ऐसे इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, यानी स्कैन करूंगा पूरी को, और उसमें से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको गेट करूंगा। अब ये सिमेंटिक क्यों बोलते हैं, सिमेंटिक इसका मतलब ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड सेम हो। यानी अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, यूज़र का क्यूरी ये है। अब ज़रूरी नहीं है कि वर्ड क्लास की टाइमिंग ही लिखा हो, वो स्केड्यूल भी लिखा हो सकता है। अगर स्केड्यूल भी वर्ड लिखा है, फिर भी वो उसको, उस टेक्स्ट को, उस चंक को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। अच्छा, अब ये कैसे होता है फिर, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट भी की बेस के भी ऊपर वो कैसे उसको निकाल लेता है। इसके लिए हम बनाते हैं वेक्टर।
वेक्टर मतलब हम अपने टेक्स्ट को 0 1 की ज़ुबान में कन्वर्ट कर देते हैं जितना टेक्स्ट होता है, फिर रन टाइम पे जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है वो भी किसी उसी सेम एल्गोरिदम की बेस पे 0 1 में शिफ्ट हो जाता है, कुछ नंबर बन जाते हैं। अब उस नंबर की बेस पे जब ये स्लाइड विंडो चलती है तो जो उसके क्लोज रेलेवेंट नंबर होते हैं उनको हम पिक कर लेते हैं। वो जब पिक होते हैं तो इस सारे प्रोसेस को हम सिमेंटिक सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेंटिक सर्च। तो ये एक वो साउंड टेक्निक है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी चाहे 5 लाख भी मैसेजेस हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सारे मैसेजेस जो बाकी हमने पहले टेक्निक्स पढ़ी है ना, समरी कर लेना, स्लाइडिंग विंडो करना, वो सारी, उसमें इशू क्या है कि कुछ ना कुछ बात फिर भी मिस, लेकिन इसमें बात मिस होने का चांसेस वेरी लेस है। बात समझ रहे हो? तो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, रिट्रीव पास इवेंट बेस्ड ऑन मीनिंग नॉट टेक्स्ट सिमेंटिक सर्च, मतलब जो यानी मीनिंग की बेस पे वो सर्च करेगा ना, कि जैसे मैंने बोला ना कि हमने वर्ड यूजर ने पूछा टाइम टेबल, अगर हमने अपने हिस्ट्री के अंदर स्केड्यूल भी बोला हुआ है ना, फिर भी वो उस वाली चंक को पकड़ के लेके आएगा। दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक सर्च। फिर वो कह रहा है हाइब्रिड कर लो, कि दोनों टेक्निक्स को लगा लो, और यानी कुछ ये हमारे पास टेक्निक्स हैं, इसको हम डिटेल में भी जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में नॉलेज ग्राफ बनता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें नोड एंड एजेस होते हैं, उससे फिर वो फिगर आउट करता है मेमोरी को। यानी लाइक मेमोरी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है एजेंटिक एआई के अंदर, जो हर प्रॉब्लम को लेके हमें रन टाइम पे रिसर्च करनी पड़ती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, टेस्टिंग करनी पड़ती है, और अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है टोन को। यानी कौन सी टेक्निक्स लगाएं, कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि आप मतलब हर दफ़ा ब्रैग नहीं लगा सकते मेमोरी को मैनेज करने के लिए। कभी आपको स्लाइड विंडो चाहिए, कभी आपको समरी से भी काम चल जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एप्लीकेशन के नेचर ऑफ एप्लीकेशन क्या है। वो जब हम पढ़ेंगे मेमोरी इन डेप्थ इन कोडिंग, यानी जब हम एजेंट बिल्ड कर रहे होंगे एक्चुअली, फिर हम इसको डेप्थ में मजीद इसके अंदर जाएंगे। देखिए, आपने एक कंपोनेंट मेमोरी, आपको समझ आ गया क्या होता है कि मेमोरी से क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अब मेमोरी के बाद अभी तक हमने देख लिया कि एक कंपोनेंट है एजेंट के पास, यूज़र की क्यूरी होती है जो यूज़र से आस्क करता है क्वेश्चन, टूल कॉल होता है, एलएलएम होता है, और मेमोरी। अब एजेंट के पास एक बहुत बड़ी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये भी एक एजेंट का कंपोनेंट है। यानी जैसे हमें एक एजेंट में मेमोरी लगानी पड़ती है, जैसे हमें एक एजेंट में एलएलएम लगाना पड़ता है, जैसे हमें टूल कॉल लगाना पड़ता है, ऐसे हमें उसके अंदर प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी लगानी पड़ती है। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? एक एजेंट किस चीज का स्पेशलिस्ट है, ये हमें उसको बताना पड़ता है कि तुम किस चीज के स्पेशलिस्ट हो। समझ रहे हो? लाइक एक एजेंट डॉक्टर के लिए एजेंट है, या फूड ऑर्डर करने का एजेंट है, या क्लोथ मतलब या कपड़े ऑर्डर करने का एजेंट है, या मतलब किस चीज़ का एजेंट है, इस चीज़ का डिसीजन तो हमें करना पड़ता है। अब इस चीज़ का डिसीजन किस बेस पे करेंगे, और वो जो बेस है उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि हम एजेंट को बताएंगे, उसकी स्पेक डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेंगे एक एजेंट की, कि भाई तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, तुम क्या क्या चीज़ें तुम नहीं कर सकते, उसके रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग हम उसको थ्रू प्रॉम्प्ट बताएंगे। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट जैसे अगर हम एक नया एजेंट बुलाते हैं, मैं कहता हूँ यू आर मे बी like food agent, giving user information
about food, if user ask about other topics, restrict them to food related queries. अब ये बात मैंने उसको बताई है, यानी एक एजेंट, लेट्स सपोज मैं एजेंट बना रहा हूँ, तो ये बात मैंने उसको बताई है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा मे बी नेम इज फूड पांडा एजेंट, ठीक है, ये मैंने उसको बताया। अब उसने बता दिया सारी चीज़ें, मैं उसको बोलता हूँ टेल मी अबाउट मे बी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, मैंने चूंकि उसको प्रॉम्प्ट दिया था ना एक, तो वो कह रहा है मैं फूड पांडा एजेंट हूँ, मैं कहता हूँ टेल मी अबाउट, बात समझ आई। अब मुझे वो नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर दिया, उसके अंदर उसको एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे, भाई तुम ये कर सकते हो और तुम ये नहीं कर सकते। अब एक जो एजेंट होता है वो ओपन एंडेड होता है, यानी एजेंट तो एलएलएम है, एलएलएम तो कुछ भी करता है, लेकिन जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, क्या ऐसी बनाते हैं जो दुनिया के हर काम कर ले, ऐसे तो नहीं बताते हैं ना, ऐसे तो फिर वो स्पेशलाइज नहीं बनेगा। तो एक एजेंट को स्पेशलाइज एजेंट बनाने के लिए एक प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना पड़ती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉरवर्ड / कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। हमें उसको कॉन्टेक्स्ट देना होता है, हमें उसकी प्रॉम्प्ट लिखने होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, हमें गाइडलाइंस लिखनी है, तुम क्या कर सकते हो, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तुम क्या नहीं कर सकते, कब तुमने यूज़र से क्वेश्चन पूछना है, कब तुमने यूज़र से क्वेश्चन नहीं पूछना, ये एक पूरी साइंस है। और मुझे लगता है एजेंटिक एआई की यही वो कंपोनेंट है जिसकी मदद से आज इतने अच्छे एजेंट बन गए, यानी जो कोडिंग के एजेंट हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट हैं। एक्चुअली तो एलएलएम ही चलता है ना पीछे, तो है नी, बेस पे तो एलएलएम ही चल रहा है, कोड ही जनरेट हो रहा है बेस पे, लेकिन वो कैसे कैसे जनरेट हो जाता है, इतनी ऑटोमेशन कैसे हो पा रही है, इट्स ओनली द मेन रीजन इज कि उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हुई है। यानी टेक्निकली कर्सर इटसेल्फ कुछ नहीं है, इनकी $1 बिलियन की कंपनी बन गई है, इनका ना शुरू अभी तो उन्होंने कंपोजर बना लिया, जब ये आए थे तो तब इनका अपना एलएलएम नहीं था, कोड जनरेट कर रहा है तो कोड तो एलएलएम जनरेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहे थे, इन्होंने इंतहाई एक्सट्रीम लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हुई थी कि यूज़र ये पूछे तो एलएलएम को पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बता के वो बताते थे कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। यानी मेन जो उनका बिजनेस मॉडल था वो प्रॉम्प्ट था, समझ लो, बाकी तो वो सब थर्ड पार्टीज यूज कर रहे थे, मेन चीज उन्होंने क्या यूज की, प्रॉम्प्ट। तो हमें एक एक्सट्रीम अच्छा एजेंट बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, कुछ अभी मैं 1-2 डिस्कस करूँगा यहाँ पे, फिर हम आगे चलेंगे दूसरे उसके ऊपर, ताकि एक दफ़ा ये सब मतलब थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो, कुछ एक्चुअल में एजेंट की तरफ हम जाएं, कोई मज़े वाला काम करें। आई नो कि बहुत बोरिंग हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम एजेंट की बातें करते हैं, हमें पता नहीं है एजेंट क्या होते हैं, तो एजेंट की बातें हमें करना सूट नहीं करती हैं। मतलब कोई बंदा पूछ ले कि भाई एजेंट होता क्या है, उसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हमें वो भी ना पता हो तो कितनी बुरी बात है। तो पहले ये तो पता हो कि एजेंट होता क्या है, फिर ही बनाएंगे एजेंट या यूज़ करेंगे, क्या ख्याल है। तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, कुछ मैं बात करूँगा। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक है दैट इज कॉल्ड जीरो शॉट। क्या है, जीरो शॉट। जीरो शॉट क्या है, आपने डायरेक्ट उससे क्वेश्चन कर दिया, कुछ भी उससे नहीं, कुछ भी उसको नहीं बताया, मतलब उसको बताया नहीं कि तुम फूड पांडा के एजेंट हो, तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बताया, कोई एग्जांपल नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, और आपने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाल दिया उसको। अब वो फुली ओपन एंडेड है,
इसका इस यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर लेना, कुछ भी ना बताना, दैट इज कॉल्ड जीरो शॉट, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। फिर आती है वन शॉट। वन शॉट क्या होती है, जिसमें आप एक एग्जांपल बताते हो उसको प्रॉम्प्ट लिखते हुए, क्या बताते हो, एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं उससे पूछता हूं कि मैं उसको कहता हूं फॉर एग्जांपल यू और कैलकुलेटर एजेंट इफ यूजर आस्क फॉर एडिशन प्लीज सम टू नंबर। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। अब ये जीरो शॉट है, हमने कोई एग्जांपल उसको नहीं दी। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल इफ यूजर इनपुट 2 + 2 एंड आंसर विल बी, अब ये क्या होगी, ये वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, कि मैंने एक एग्जांपल उसको दे दी। ठीक है, अब उसको पता लग गया कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। अब यूजर जब भी पूछेगा तो मैं वो इसी एग्जाम्पल को याद रखते हुए ही आंसर देगा। अब इससे आगे प्रॉम्प्ट की टेक्निक आती है, वो कहलाती है जीरो शॉट, वन शॉट, नॉट शूट शॉट, फ्यू शॉट, टू शॉट कुछ नहीं होता, वन शॉट, जीरो शॉट, वन शॉट और फ्यू शॉट। फ्यू शॉट क्या होगा, यानी एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स देना प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उससे क्या बन जाती है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग बन जाती है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग बन जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यानी जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक जो है वो हमारे पास बन गई हैं। इसके अलावा भी हमारे पास टेक्निक होती हैं जिसमें हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। यानी पहला स्टेप ये होगा, अब ये तो फ्यू मतलब शॉर्ट्स के अंदर तो हम जस्ट एग्जांपल्स दे रहे हैं, टेक्निकली रीजनिंग नहीं कर रहे। रीजनिंग क्या होती है कि आप उसको, आपने एक एल्गोरिथम सॉल्व करना है तो उसको बताओ कि स्टेप 1 पे तुमने ये करना है, स्टेप 2 में तुमने यूँ करना है, स्टेप 3 में उसको ये करना है, स्टेप 4 में तुमने ये करनी है। तो अगर आप रीजनिंग स्टेप बताने हैं, ये भी हमारे पास एक मतलब प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स हैं, ताकि वो प्रॉपर डिटेल में रीजनिंग, यानी अगर वो कहता है कि यार कोई बंदा अगर तुम्हें कहता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाओ, तो कर्सर वालों ने ये प्रॉम्प्टिंग की होगी कि इस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, स्टेप 4 में ये करना है, स्टेप 5 में ये करना है। तो हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फिर डिफरेंट टेक्निक हो जाती हैं। तो इसकी हम एक दफ़ा चैटजीपीटी से क्विकली पूछ भी लेते हैं। चेन ऑफ थॉट यानी फाउंडेशन ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यही है, जीरो शॉट, वन शॉट और फ्यू शॉट। अब कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल टेक्निक जैसे चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग, सेल्फ कंसिस्टेंसी, रीएक्ट, रीजनिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग, इटरेटिव रिफाइनमेंट, डिबेट प्रॉम्प्टिंग। यानी ये कोई एक मतलब प्रॉम्प्ट जिस तरह हम चैटजीपीटी को देते हैं, ये कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। हम तो जीरो शॉट से चलाई जाते हैं सब कुछ, ठक 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 ठक, हम कुछ प्रॉम्प्ट नहीं लगाते, कोई प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक यूज़ नहीं करते। अब जब तक हम अच्छी प्रॉम्प्ट लिखना नहीं सीखेंगे, हम कभी भी अच्छा एजेंट की सारी वैल्यू ही प्रॉम्प्ट है यार। एजेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड एजेंट। अगर हम बहुत सिंपल कर दें, हमने तो अपनी तरफ से तो वैल्यू प्रॉम्प्ट्स की ऐड कर रहे हैं ना,
कि भाई तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कैसे करना है, कैसे नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करनी है, ये आएगी तो ऐसे सॉल्व करनी है, ये चीज़ इस तरह एक्ट करना है, इसको इस तरह एक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग। उसके टोन को बैलेंस करना, उसकी चीज़ों को बैलेंस करना, ये प्रॉम्प्टिंग है। कि तुमने यूज़र के साथ पोलाइट रहना है, नहीं रहना है, यूज़र ऐसी बात करे तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, ये सारी लिस्ट ऑफ जो है वो प्रॉम्प्टिंग है, तो वो हमें देखनी है। कंटेंट शेपिंग टेक्निक, जैसे रोल प्रॉम्प्टिंग, जैसे मैंने कह दिया था तुम एज अ डॉक्टर हो, तुम एज एन फूड वो, तो उसको हम रोल प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग, कि तुम हमेशा ऐसे लिखोगे, हमेशा जेसन में इजी लिखोगे, जेसन में रिप्लाई करोगे, लिस्ट में रिप्लाई करोगे। टेम्पलेट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, पर्सोना टाइप यूनियन, कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्टिंग, सेफ्टी डेलिमीटर प्रॉम्प्टिंग, उसके अंदर आप डेलिमेशन का इस्तेमाल करते हो। मेटा प्रॉम्प्टिंग, यानी बहुत सारी। एडवांस प्रॉम्प्टिंग में ट्री ऑफ थॉट, ये बहुत फेमस है, जैसे चेन ऑफ थॉट है ऐसे ट्री ऑफ थॉट टेक्निक है। ग्राफ ऑफ थॉट, प्रोग्राम ऑफ थॉट, ये बहुत सारी हमारे पास जो है ना वो प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स हैं। ये पूरी लिस्ट इधर आ रही है, तो इसको हमने सारी प्रॉम्प्टिंग चेनिंग होती है, इनको हमने डेप्थ में सबको सीखना है कि क्या क्या प्रॉम्प्ट है, उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। फिर हम कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के देखेंगे, उन प्रॉम्प्ट की इंटेंसिटी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उसकी इंटेंसिटी को फील करेंगे एलएलएम के साथ, कि अगर ये प्रॉम्प्ट में ये वर्ड ऐड किया तो ये हुआ, ये वर्ड निकाला तो ये हुआ। ये भी पूरी एक जॉब है, एक नया रोल अब आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, लोग उसको हायर करते हैं एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये भी एक जॉब ओपन हो, कहते हैं ना जब रेवोल्यूशन आता है बहुत सारी बंद होती हैं, बहुत सारी खुलती हैं, ये भी एक पूरी एक जॉब है। एक ऐसा एक्सपर्ट अगर मैं बन जाऊं जो प्रॉम्प्ट की दुनिया को सेंस कर सके, उसको समझता है और उसको पता है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, जिससे एलएलएम ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, तो उसकी कितनी डिमांड होगी। क्योंकि सब तो ऐसे ही हैं, जीरो शॉट वाले प्रॉम्प्टर। हाँ वो लेकिन अगर हम सही वाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें तो हम एआई से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गेन कर सकते हैं और रियल एजेंट बना सकते हैं जो सही वाले मायनों में काम करें, और हम एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा, तो एजेंट बनाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है एक अच्छा एजेंट एक्चुअली बिल्ड करने के लिए। नहीं, इसकी टेक्निक्स हैं, जैसे वो डेलीमीटर की बात कर रहा था कि अगर आपने ये वाली इंटेंसिटी की बात करनी है तो ये सिंबल यूज़ करना है, ये सिंबल, उसकी टेक्निक्स हैं। और ये प्रॉम्प्ट वेरी कर रहे हैं एलएलएम टू एलएलएम, और इसलिए हर कंपनी जिसका एलएलएम है वो अपनी प्रॉम्प्टिंग की रिकमेंडेशन सेपरेटली पब्लिश कर रही है कि इसके लिए कौन सी प्रॉम्प्टिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जीपीटी की अपनी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, हर एक की अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने अपने वाइट पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं इनके ऊपर कि आप किस तरह बेहतर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। लाइक ग्रोप है, ग्रोप वालों ने बोला हुआ कि कैसे आप बेहतर प्रॉम्प्ट दे सकते हो, तो हमने टेक्निकली इनकी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना है और मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं ताकि हमें हर एलएलएम के अंदर क्या छोटे छोटे फ़र्क हैं प्रॉम्प्टिंग के, वो भी समझ आना शुरू हो जाए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ हमें समझ आना शुरू हो। तो टेक्निकली हम प्रॉम्प्ट जो है वो देंगे और प्रॉम्प्ट से फिर हमारे पास रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। हमारा एजेंट जो है वो प्रॉम्प्ट से चीज़ें चलाना शुरू करेगा। अच्छा, उस यानी अब हमने अगर हम समअप करें तो हमने टूल कॉलिंग समझ लिया कि टूल कॉलिंग होती है, फिर हमने एक एजेंट के अंदर एलएलएम का पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है, उसको अंडरस्टैंड किया। फिर अभी अपने मेमोरी पढ़ाने भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखा कि यार ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारी किस तरह से काम करती है।
और उसके अंदर क्या क्या साइंस जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब एक एजेंट के पास एक और छोटा सा कंपोनेंट होता है, उसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक एजेंट अपने आप को अच्छा करने के लिए जो कुछ भी उसके साथ एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी एक ट्रेसिंग बनाता है, यानी लॉग्स बनाता है उसके, कि लेट्स सपोज अगर हमने क्यूरी किया तो फिर ये टूल कॉल हुआ, फिर ये एआई का रिस्पांस आया, ये हमने मैसेज किया, ये चीज़ें इस तरह हुई। उन सारे लॉग्स की बेस पे हम उस एजेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, अगर मेरे पास ट्रेसिंग हो और एजेंट उस ट्रेसिंग को रीड कर सके, कोई दूसरा एजेंट, तो वो हेल्प आउट उससे मैं कर सकता हूँ कि एक एजेंट के पास ऐसी कौन सी इश्यूज आ रहे हैं जो यूजर उसको फील कर रहे हैं, यानी एक एजेंट कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, उन चीज़ों को हम फिक्स कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग एक छोटा सा इसका कंपोनेंट होता है जिसको हम डिटेल में जाएंगे। फिर एक एजेंट के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एमसीपी सर्वर्स। एमसीपी सर्वर्स, एमसीपी बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसने एजेंट को बहुत पावरफुल बना दिया हमारी सोच से ज्यादा। कैसे? पहले क्या था कि मुझे जब भी कोई एजेंट बनाना है तो उसको किसी भी एप्लीकेशन के साथ मुझे कनेक्ट करना है। जब मुझे कोई एजेंट बनाना है उसको मुझे किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, तो उसकी मैं टूल बनाता था। क्या बनाता था? टूल बनाता था। फॉर एग्जाम्पल गिटहब के साथ, या फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे एग्जाम्पल, मुझे फेसबुक के साथ अपने एजेंट को कनेक्ट करना है। अब फेसबुक पे जो जो काम हो सकता है, किसी को लाइक करना, कमेंट करना, ये करना, वो करना, उसके लिए मैं क्या बना दूंगा? टूल बना दूंगा। फिर मैं अपने एजेंट को बोलूंगा कि पोस्ट कर दो, वो पोस्ट कर देगा। मैं उसको बोलूंगा लाइक करो तो लाइक करेगा, मैं उसको बोलूंगा कमेंट करो तो कमेंट करेगा। लेकिन मसला ये है कि जब मैं एक एजेंट बना रहा हूं और मेरा आइडिया सोशल एजेंट बनाना नहीं है, मेरा आइडिया तो वही है जो मैं बना रहा हूं, उसके अंदर अगर मैं फेसबुक के पूरी दुनिया के टूल बनाने लग जाऊंगा तो मेरा कितना टाइम जाया होगा। दूसरा, शायद मैं इतने अच्छे टूल बना भी ना सकूं, शायद मैं इतने अच्छे टूल बना भी ना सकूं। यहां पे आता है एमसीपी। एमसीपी कहता है हर कंपनी अपना अपना एक एमसीपी सर्वर बनाएगी। दुनिया में जितनी कंपनी है सबका, जितनी प्रोडक्ट्स है उन सबके क्या होंगे? एमसीपी सर्वर। अब कोई भी एजेंट किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना चाह रहा है, उनका एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर लेगा। उनका क्या कर लेगा? एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर लेगा। एमसीपी सर्वर उसका कनेक्ट करने का मतलब ये है कि उस पूरा सॉफ्टवेयर को मेरा एजेंट एक्सेस कर सकता है। यानी मैंने उसको अपने गूगल के जीमेल का एमसीपी भी कनेक्ट कर दिया, मैंने फेसबुक का एमसीपी भी कनेक्ट कर दिया, मैंने उसको ड्राइव का एमसीपी भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं उसको कुछ कह रहा हूँ, उसके बाद वो वाली सॉफ्टवेयर की भी एक्सेस है और वो मेरे बिहाफ पे सारे एक्शंस ले सकता है। जैसे अगर उसके पास मेरे व्हाट्सएप का एमसीपी हो और मैं उसको वैसे कहूँ यार मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा, तो मैं सोना चाहता हूँ, मैंने ये बात की है, 5 बजे मैं उसको ये बात करता हूँ। अब उसको पता है कि 5 बजे मेरी क्लास भी होती है ना, उसको पता है। कैसे पता है? क्योंकि उसके पास व्हाट्सएप का एजेंट है, वो एमसीपी है, और उसके अंदर हमारी सारी कन्वर्जेशंस टाइमिंग की हुई हैं। वो क्या करेगा?
इस इंटेंशन को लेते हुए खुद ही मैसेज कर देगा व्हाट्सएप के ऊपर रेलेवेंट पर्सन को कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं ऑफ करना चाहता हूँ। तो सोचो कि कहाँ दुनिया जाएगी। बात समझ रहे हो? तो दिस इज द न्यू MCP वर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल आप एजेंट बना रहे हो, उस एजेंट के पास आपकी डेटाबेस में क्या क्या डाटा पड़ा है इसका भी MCP सर्वर है। तो डेटाबेस में से कुछ भी उसको रीड करना है तो MCP सर्वर लगा लेगा। इसी तरह इवन अगर आपने कोड करना है, ये जो हमारे पास कोडिंग एजेंट है, ये मैं एंटी ग्रेविटी यूज कर रहा हूँ। बाय द वे ये एंटी ग्रेविटी गूगल ने नया लॉन्च किया है सर्वर, सॉरी टूल, कर्सर की तरह का ना। इसको सब लोग इंस्टॉल कर लें। इसका फ़ायदा क्या है, ये फ्री है, कर्सर पेड है, तो ये फ्री है और रिजल्ट इसके बहुत एक्सट्रीम अच्छे हैं। इसमें सोनट भी वो फ्री दे रहा है और जेमिनाई भी अपना 3 जो है, जेमिनाई 3 वो भी फ्री दे रहा है, विच इज़ अ लॉट बेटर। तो इसको हम जो है वो डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो कहने का बात ये थी कि इसके अंदर मैं जाऊंगा, MCP सर्वर, ये डार्ट लैंग्वेज का MCP है, फायरबेस का MCP, यानी समझो ओपन एजेंट SDK का MCP आ जाएगा, मॉडल ट्रेनिंग का MCP आ जाएगा, हर लाइब्रेरी के भी MCP होंगे। तो जब एक एजेंट के पास इतना कंट्रोल है, वो कुछ भी थिंक कर सकता है, फिर कुछ भी एक्शन ले लेगा, कुछ भी काम कर सकता है। फायरबेस के MCP, बिग क्यूरी, स्पेनर, क्लाउड SQL, पोस्टग्रेस, लुकर, डेटाप्लेस, यानी लिस्ट प्लेंटी ऑफ डिफरेंट, फिग्मा। ये एक एजेंट है, उसके साथ आप किसी भी अपने इस कोडिंग एजेंट के साथ किसी भी, ये चलता हुआ एक एजेंट है ना, किसी भी दूसरी प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के MCP सर्वर हैं उनको यूज़ करना। हम अपना MCP बना सकते हैं, उसके लिए हम बनाएंगे भी, उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे फास्ट MCP। ये फ्रेमवर्क बिल्डिंग MCP एप्लीकेशन, इसको हम यूज़ करके अपने MCPs बनाएंगे। लेकिन हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन जो पहले दुनिया के बन गए हैं, यानी मैं अपने एजेंट को पेमेंट की कंट्रोल देना है कि यार यूज़र से तुम पैसे भी लो, उनको स्ट्राइप में भी भेजो, सारा कुछ करो, यूज़र को फॉर्म भी ना फिल करना पड़े स्ट्राइप का, तो हम करेंगे स्ट्राइप MCP। स्ट्राइप के MCP कनेक्ट कर देंगे। यानी जो अपना सर्वर के अंदर हम जो अपना एजेंट बना रहे हैं, उसको हमने किसी भी अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से करना है, हम उसका MCP। अब MCP बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो सबने बना लिए हैं अपने, और जो छोटी हैं वो भी बना रही हैं दर, और इसकी सर्विस अभी अपना उसने भी बना रही है। यानी हर एक कंपनी अपना MCP, अपने हर प्रोडक्ट अपना MCP बना रही है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रही है पूरी दुनिया में, और वो ये है कि एजेंटिक बेस वेब एप्लीकेशन, एजेंटिक बेस मोबाइल एप्लीकेशन। अब वो तो सारे MCP के थ्रू कनेक्टेड हैं पूरी दूसरी दुनिया से। यानी गूगल का भी MCP होगा, और मेरे एजेंट के पास गूगल का MCP हो तो वो क्या कर लेगा, सारी गूगल की एक्सेस उसके पास आ जाएगी। नहीं, सिक्योरिटी की मतलब सिक्योरिटी भी हमने मेंटेन करनी है, चीज़ें भी करनी है। हाँ, सिक्योर तो रखा हुआ का, वो हमसे हम उसकी यानी उसका एक प्रोसेस होता है ना, उसको हम API की ऑथेंटिकेशन की बोलते हैं, वो हम लगाएंगे, हम अपने अकाउंट से उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम फिग्मा में अपने यूज़र को एक्सेस करना है ना मुझे, नहीं वो तो पब्लिक है ना, वो कह रहे हैं जैसे स्ट्राइप का पब्लिक है,
वो तो पब्लिक है, सबके पब्लिक है, आप जो मर्जी यूज़ कर लो उसको। यानी वो एपी उनका बिजनेस मॉडल ही ये है ना, जब हम एक सॉफ्टवेयर की एपीआई को जब हम यूज़ करते हैं या उसका एमसीपी यूज़ करते हैं तो हम उसको पे करेंगे इस चीज़ का। जैसे हम एलएलएम को यूज़ करते हैं तो उसको पर टोकन पे नहीं करते, इसी तरह हम इनको भी पे करेंगे, इसलिए वो देंगे हमें। तो अल्टीमेट एमसीपी क्या हुआ फिर? एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से मैं अपने एजेंट को किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकते हूँ, या मैं अपने एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर सकता हूँ। एक एमसीपी सर्वर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्रॉम्प्ट, उसके यानी रिसोर्सेज यानी प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, उसके रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके अंदर टूल्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कि एमसीपी सर्वर कंटेन करता है, वो एजेंट के पास एक्सेसिबल हो जाती हैं और एजेंट उनकी बेस पे एक्शंस ले सकता है। यानी उसने स्ट्राइप में कोई एक्शन लेना है, मेरे एजेंट ने वो स्ट्राइप के एमसीपी यूज़ करके एक्शन ले सकते हैं, ताकि हम अपना एजेंट बनाए, ना कि हम दूसरी एप्लीकेशन के टूल्स बनाते रहें। अगर हमें स्ट्राइप के सारे टूल खुद बनाने पड़े तो कितना टाइम ज़ाया होगा। स्ट्राइप को तो छोटी कंपनी है, फेसबुक के टूल बनाने पड़े, गूगल के टूल बनाने पड़े, चैट जीपीटी के टूल बनाने पड़े, वो टूल्स बन जाएंगे। तो उनके टूल हमने नहीं बनाने, हमने क्या यूज़ करना है? एमसीपी सर्वर। ठीक है, अच्छा, ये अब हमारे एक एजेंट की अब तक की शक्ल बनती आ रही है नज़र हमें कि उसमें ये कुछ चीज़ें हैं। अभी हम इसके कुछ और कंपोनेंट भी करेंगे, आज हम यहीं पे इसको समझ करते हैं। ज़्यादा नॉलेज एकदम से भी जो है ना वो टेक्सचुअल नॉलेज डिस्टर्ब करता है, तो हम इसको यहाँ पे समझ करते हैं। कुछ 2-3 और इसके अच्छे वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, वो हम लिस्ट आउट कर लेंगे। कुछ 2-3 रह गए जिन पे बात करने वाली है, थोड़ी बात कर लें तो हमें समझ आएगी। और आपने इसको अच्छी तरह याद भी कर लेना है, यानी जहन नशीन कर लेना है, ताकि जब हम एजेंट बनाने तो आपको पता हो कि ये भी कंपोनेंट लगाना है, ये भी कंपोनेंट लगाना है, ये कंपोनेंट भी रह गया, ये कंपोनेंट भी रह गया और ये कंपोनेंट भी रह गया। और वो सारे कंपोनेंट जितने, अब जरूरी नहीं कि हर एक एजेंट में सारे कंपोनेंट की ज़रूरत हो सकता है ऐसा एजेंट बनाए जिसमें एमसीपी सर्वर की ज़रूरत ही ना हो, ऐसा बनाए जिसमें हो। ये जरूरी नहीं कि सारे यूज़ करने हैं, जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑल सेट। तो आज हम जो है यहाँ पे इसको